दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। पीसीएस एग्जाम यानी पब्लिक सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उनके जो प्रश्न होते हैं वही प्रश्न जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के या और एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो पीसीएस में पूछा गया हो बाद में जाकर आपके छोटे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा हर एक स्टेट में होता है, नॉट ओनली किसी एक स्टेट में नहीं, सभी स्टेट में ऐसा होता है। इंडिया के जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं या कम लेवल के उच्च स्तर के एग्जाम न होते हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं। ये पिछले 30 सालों से पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जामों में और 50 प्रश्न है ये जो पीसीएस एग्जाम के हैं। ये प्रश्न आपको आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बारे में उसका उत्तर आएगा, फिर उसके बारे में बताया भी जाएगा किस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर बना है। आप चाहें तो इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पहले बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है रिविजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा वो। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जो नदियों में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? भारत में जितनी भी नदियां हैं उनमें से एक नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों इस नदी का नाम आपने देख ही लिया है, वैसे कावेरी है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और कावेरी के बारे में आपको बताऊं, करंट में अभी एक विवाद हुआ था। दो स्टेट थे, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में कावेरी नदी के बारे में बहुत बड़ा विवाद कोर्ट में चला। और फिर उस विवाद के बारे में जो फैसला आया उसमें बहुत सारी चीजें बातें हुई और बहुत सारे विवाद उसमें आपने मीडिया में खबरें देखी होंगी। तो बेसिकली ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो नदियां हैं, ये जो नदी है कौन से दो स्टेट्स में से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा भारत है, निचला हिस्सा है, साउथ का एरिया है भारत का। यहाँ नीचे इंडियन ओशन आ जाता है, ये आपको पता होगा अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो इधर जो नदियां गिरेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, इधर जो नदियां गिरेगी वो अरब सागर में गिरेगी। ये खैर बात का बात है, फिलहाल बात करते हैं। ये कावेरी जो नदी है कर्नाटका से इधर से होकर इधर से होकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये दो स्टेट अपने हैं, एक तो है कर्नाटका, एक है आपका तमिलनाडु। इससे संबंध रखती है, दोनों स्टेट से गुजरती है, इसमें से विवाद था। प्रश्न अपना क्या था? प्रश्न अपना यह था नदियों में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण आपका क्या हो जाता है, निचला हिस्सा होता है वो दक्षिण होता है, और यहाँ की गंगा जो है वो कावेरी है। अब कोई प्रश्न आपका इससे गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बेसिकली अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, और यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हमने। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है नर्मदा। दोस्तों नर्मदा के बारे में आपको बताऊं, नर्मदा इस प्रकार की नदी है। आपको दो चीजें यहाँ पर दिख रही होगी, ये गुजरात और एमपी में बेसिकली वहां से ये उसमें ही रहता है ज्यादातर हम बात करें तो। उसके अलावा कुछ एक राज्य अलग और भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनमें भी 1% और 2% आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहाव क्षेत्र रहा है। मुख्यतः ये गुजरात और एमपी में ही सबसे ज्यादा देखी जाती है नर्मदा। अब मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो 86% जो पार्ट इसका है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। आपने करंट की बात करो अगर मैं, तो अभी एमपी के एक नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने नर्मदा हर हैशटैग के नाम से एक यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें पूरी नर्मदा यहां से लेकर के पूरे गुजरात तक उन्होंने पैदल भ्रमण किया था, यात्राएं की थी। तो ये एक प्रकार का करंट का इसका विषय है। मैं आपको बता दूं, यहां से अगर यहां तक कोई नदी जाएगी तो डेफिनेटली वो कहां जाएगी, बे ऑफ बंगाल में ना जाकर के अरब सागर में गिरेगी। तो अपना प्रश्न यहाँ पे क्या था, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो नर्मदा उसका आंसर बना था। उसका आंसर बनने का कारण ये था क्योंकि ये यहाँ से आकर कर यहाँ गिरती है। तो ये आपका कौन सा आता है, ये आपका अरेबियन सी आता है। आपको कोई सा भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये उधर आके अपना ये गुजरात एरिया है, और यहाँ जो है आपका अरब सागर का जो आ जाता है स्थान, तो उससे आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रही है और यहाँ गिर रही है। ये पूरा एमपी है, इधर गुजरात आ जाता है। 1% और 2%, 1% महाराष्ट्र आता है और 2% जो है आपका आता है छत्तीसगढ़। पूछ लिया जाए तो सारा डेटा आपके सामने होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है, अमरनाथ गुफा जो भगवान शिव का स्थल है वह किस राज्य में है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही विचित्र प्रकार का प्रश्न है, आपको आता भी होगा ये। आपको पता है एक ऐसा राज्य जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं रहती है, जो है अपना जम्मू एंड कश्मीर। तो JNK में ये है। आगे चलते हैं। भारत में इस समय में कितने राज्य हैं? दोस्तों ये प्रश्न जितना इजी लगता है उतनी ही गलतियां अपन इसमें करते हैं। बात हम यहाँ पे करेंगे कितने राज्य हैं, तो राज्य की मैं बात बता दूं, 29 टोटल 8 है यहाँ पर है। 28 जो थे उससे पहले थे, और 29वां जो राज्य बना है वो बना है तेलंगाना। तेलंगाना की जहाँ बात आती है तो थोड़ा सा मैं एक बात बता देता हूँ आपको तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की जो वर्तमान राजधानी है वो अभी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी यानी कि हैदराबाद वही है। अभी 10 साल तक ये दोनों राजधानी शेयर करेंगे, और उसके बाद
ऐसा माना जा रहा है, इट इज सपोज टू बी कि जो अमरावती जो है वो हैदराबाद की राजधानी बन जाएगी आफ्टर 6 ईयर। ऐसी बातें हो रही है, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता तथ्य नहीं है। जितने क्योरा फिर इन पे टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो खबरें हैं उसके अनुसार ये बातें की जा रही है, लेकिन आगे जाकर ऐसा हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और आगे जाकर कर आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती हो जाएगी, और अमरावती में इसके लिए कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। अलग अलग चीज से उसको बनाया जा रहा है, सारी वहां पे निर्माण हो रही है। अगला प्रश्न अपना आता है, कौन सी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फसल है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, और इस प्रश्न के बारे में अक्सर हम गेहूं या चावल सोच के रह जाते हैं, और ऑप्शन में गेहूं चावल दिखते हैं लगा देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फसल जो है वो है सूत की फसल। आपको याद रखना है, सूत से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। आगे मैं चलूं तो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों भारत की जहां बात आती है, सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कह लीजिए या राजस्थान की कह लीजिए, वह एक ही पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है अरावली। अब अरावली के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं तो ये अपने गुजरात से स्टार्ट होती है, वो दिल्ली तक जाती है। सबसे ज्यादा एरिया जो कवर होता है वो राजस्थान का होता है। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मैप आपको दिख रहा होगा। अब आप ये मैप जब गूगल पे देखेंगे ना अरावली मैप के नाम से, तो आपको यही मैप दिखेगा, लेकिन ये मैप जो है गलत है। इस मैप को आप सही नहीं माने। मैं आपको एक बात बताऊं, अरावली का जो मैप है वो ये वाला है, यहाँ पे अपन बात करेंगे। ये जो मैप है ये अरावली एक्सप्रेस का है। कई बार स्टूडेंट ने ऐसी गलतियां करी है, आप मत करना। ये मैप जयपुर से स्टार्ट हो रहा है और बॉम्बे तक जा रहा है, जबकि अरावली कभी जयपुर से स्टार्ट नहीं होती, अरावली गुजरात से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, ये अरावली रेलवे का मैप है। अरावली एक्सप्रेस जो एक रेल ट्रेन चलती है उसका मैप है, उसके मैप में और इस जो अरावली के मैप में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इस पे कई बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने दोनों मैप आपको दिखाया। ये जयपुर से स्टार्ट होता है और बॉम्बे तक जाता है, और अरावली की जो एक्चुअल पोजीशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये समस्त पर्वतमाला है, विंध्याचल है और बाकी कई सारी दे रखी इसमें। तो ये न्यू दिल्ली है और ये गुजरात है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है। हालांकि इसमें राजस्थान का एरिया बहुत ज्यादा कवर होता है, इसलिए राजस्थान में इस मैप में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये भी जयपुर से स्टार्ट हो रहा है। जयपुर अजमेर आबू रोड, फिर अहमदाबाद आता है, वडोदरा सूरत, वो जो एक रेलवे लाइन है उस तरह का दे रखा है। लेकिन ये अरावली एक्सप्रेस का मैप है। अरावली जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जाती है, बीच में राजस्थान आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, कौन सिंध नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पे आप एक बात देखिएगा, यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है या पीसीएस एग्जाम का भी ये पैटर्न रहा है कि कई बार है और नहीं है वाली भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये प्रश्न अपने छोटे एग्जामों में आ जाते हैं और एग्जामों में रिपीट हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ओरिएंटेड ये प्रश्न है। अब इसका आंसर जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में होगा उसके अनुसार लिखना होता है। फिलहाल यहाँ इसका आंसर होगा सतलज नदी, क्योंकि ऑप्शन में सतलज ही दिया हुआ था। और एक बात मैं और बताऊं, यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपको लग रहा होगा यमुना नदी भी इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सतलज और यमुना दोनों आ जाता है, और या फिर यमुना आ जाता है सतलज नहीं आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपकी सिंधु नदी है पूरी, जो नीली नीली दिख रही है ना, ये पूरी सिंधु नदी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी के साथ साथ एक पूरी सतलज नदी भी चल के आ रही है। तो यह सतलज नदी जो है आपकी सिंधु नदी की क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। लेकिन यमुना का अगर आप देखें तो यमुना ये है, और ये सतलज नदी यहां से यमुना में जाकर के यहाँ पे टच करती। तो आप देख सकते हैं कि यमुना भी एक प्रकार से सहायक नदी मानी जा सकती है, सपोज टू बी, अगर ऑप्शन में नहीं है तो। लेकिन अगर सतलज है तो आपको सतलज आंसर लगाना होगा। आगे चलते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों कई बार आपने फिल्मों में राजेश खन्ना की में देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर में शूटिंग होती है तो जो नदी दिखाई जाती है वो बेसिकली जो नदी होती है वो होती है आपकी झेलम नदी। और ये श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। कई सारे झेलम का पानी, ये वो बहुत सारे गाने बने हुए हैं। हैदर फिल्म अभी आई थी एक, उसमें भी एक गाना था झेलम झेलम। तो उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, झेलम नदी श्रीनगर के किनारे है। आगे मैं बात करूं, भारत की किस नदी का उपनाम दुखों की नदी है। दोस्तों वैसे तो नदियां सारी अच्छी होती है, लेकिन दुख की नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी एक ऐसी नदी है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कारण यह है, जहां पे इसके लिए पुल बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, किनारे लगाए जाते हैं, वहां पर ये नहीं बहती
और उल्टी तरफ बह जाती है। कई बार जहां पर आबादी होती है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और दुख की नदी भी कहा जाता है। ये उसका उपनाम है, तो आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया प्रश्न ये था। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा एक ऐसी आपकी ऊंची पर्वत श्रेणी है, चोटी है, जो सबसे ऊंची है भारत में। अगला प्रश्न अपना आता है, कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनता है? दोस्तों जब हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है जिसका कोई औचित्य हो या ना हो। अब सातों दिन अलग अलग कपड़े तो हम सब भी पहनते हैं वैसे तो, लेकिन एक जगह हिस्ट्री में ऐसा वर्णन है कि हुमायूं जो है वो सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, और इसी का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो ये आंसर आपको याद रखना है, हुमायूं जो था अलग अलग कपड़े हर दिन पहनता था। अगला प्रश्न अपना आता है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? हिस्ट्री का प्रश्न है और आपको पता होगा जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद यशोवर्मन का शासन जो है आया था कन्नौज पर। कन्नौज वर्तमान में यूपी में पड़ता है, आपको पता होगा, वहां से सपा के सांसद और विधायक चुने जाते हैं। आगे चलते हैं, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? आपको पता होगा कल्पसूत्र की जो रचनाकार थे उनका नाम था भद्रबाहु। कई बार यहाँ पे बाहुभद्र भी लिखा होता है, बाहुभद्र सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सही है भद्रबाहु ने। ध्यान रख लेना, कल्पसूत्र का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। आगे आता है, जजिया कर से संबंधित किसने लगाया, किसने छुड़ाया? इसके बारे में कई बार अलग अलग विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है, जजिया कर को अंतिम रूप से मुगल बादशाह ने, यानी किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? अब समाप्त करने वाली बात अगर पूछी जाती है तो एक बादशाह हुआ था मुगल में, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। आपको याद रखना है, मोहम्मद शाह रंगीला ने जो जजिया कर था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ये जजिया कर को अंतिम जजिया कर भी कहा जाता है और बिल्कुल समाप्त कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। आगे चलते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए? इतिहास की बात करें तो ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप की कैटेगरी में अलग अलग काम किए। किसी ने मंदिर तुड़वाए हैं, किसी ने मंदिर बनवाए हैं, किसी ने पर्टिकुलर एक कैटेगरी को कुछ दिया है। तो एक कैटेगरी वाइज क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अधिक ग्राम दान में दिए? तो वो जो वंश था उस वंश का नाम है गुप्त वंश के शासक। तो आपको ध्यान रखना है, गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दान दिया था, वो मानते थे हिंदू धर्म में। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा है? दोस्तों जो मगध के राजा थे अजात शत्रु, उनका सदैव जो एक गणराज्य था उसके साथ युद्ध चलता रहता था। उस गणराज्य का नाम था वैशाली। आपको याद रखना है, वैशाली के साथ हमेशा मगध के राजा का युद्ध चलता रहता था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों एक युद्ध था शेरशाह, आपको पता होगा एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ था उस जमाने में, और एक युद्ध था बलिग्राम का युद्ध। उसको जीतने के बाद अफगान सत्ता की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। अगर आप जाएं तो देख सकता है, शेरशाह सूरी की जो जन्मस्थली है वो यूपी और बिहार के मध्य पड़ती है। जो एरिया है अभी वो वर्तमान में बिहार में आता है, बनारस के जस्ट टच में वो एरिया है। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? दोस्तों आपको पता होगा चंदेरी का युद्ध जो था बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। आपको ये प्रश्न, हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार आते हैं, इनको तो आप रट लीजिए बिल्कुल। आगे चलते हैं, किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को डाइट कहा जाता है? वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो डाइट हमारे यहाँ पर जो जिला मुख्यालय होता है, वहां का जो शिक्षा केंद्र होता है एक जिला का, उससे भी डाइट कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा देश है जहां की संसद के संयुक्त सत्र को डाइट कहा जाता है, उस देश का नाम है जापान। ये जापान जो देश है वो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं आगे निकला हुआ देश है, और यहाँ पर अमूमन भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार सुनामी आने के पश्चात मात्र 3 दिन में वैसी की वैसी सड़क जापानी लोग बना लेते हैं, और सुनामी आने के आधे घंटे बाद वापस क्लासें स्कूल में वैसे ही चल जाती है जैसे सुनामी आने के पहले चल रही थी। तो ये इस प्रकार की बातें हैं जो जापान के बारे में प्रमुख है। आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं और बाएं से और लिखी जाती थी? दोस्तों प्राचीन भारत में एक ऐसी लिपि थी जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं यानी राइट हैंड साइड से, बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड के
और लिखी जाती थी। इस लिपि का नाम था खरोष्टी लिपि। आपको याद रखना है, खरोष्टी जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर चलेगी। आगे चलते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तार का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? आपको बता दिया मैंने, झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर राज्य के समीप पड़ती है, उससे होकर गुजरती है, और झेलम के बारे में कई सारे गीत भी प्रमुख है जो अक्सर गाए जाते हैं। और झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तार जो विस्तरता जो का युद्ध था वो लड़ा गया था, वो पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। आपको याद रखना है, पोरस और सिकंदर। आगे हम चलते हैं। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कई बार पूछा गया प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न है। आप सबने देखा होगा, मृत्यु उन महिलाओं की हो चुकी थी और ये एक महिला थी और इसका नाम था कल्पना चावला। और अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो सुनीता विलियम्स जो है वो भी भारतीय महिला, ही भारतीय मूल की, जिन्होंने अंतरिक्ष में नासा के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है। आपने देखा होगा यूट्यूब में उनके वीडियो आते रहते हैं नासा के यूट्यूब चैनल पे। सिकंदर का सेनापति कौन था? दोस्तों सिकंदर का जो सेनापति था, कई कविताओं में इसका वर्णन है, सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था। आपको ये याद रहना चाहिए, कई बार रिपीट हो जाता है ये प्रश्न। भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? दोस्तों सफलता का जो कारण था भारत में सिकंदर की, वो कारण ये था कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, जिस वजह से वो पूरे भारत में फतह कर पाया। अगर भारत संयुक्त होता, यूनाइटेड होता, तो सिकंदर शायद ना जीत पाता। तो जो मेन कारण बताया गया है, वैसे तो कई कारण होते हैं किसी युद्ध के हारने और जीतने के, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये था कि भारत में कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, एक केंद्रीय शक्ति भारत में नहीं थी। अगला प्रश्न अपना आता है, अजात शत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? यानी कि कौन सा व्यक्ति था जो बुद्ध के समकालीन था? आपको पता होगा, मगध से रिलेटेड प्रश्न है, प्राचीन भारत की बात हो रही है। आपको पता होगा अजात शत्रु और बिंदुसार में से जो सबसे ज्यादा समकालीन थे कहा जा सकता है उनके, वो माना जाता है आपके अजात शत्रु और प्रसेनजीत। आपको याद रखना है, अजात शत्रु और प्रसेनजीत जो थे बुद्ध के समकालीन थे, बिंदुसार नहीं थे। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? दोस्तों हरिसेन जो थे एक शासक थे, समुद्रगुप्त उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। आपको ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ये। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों सबको पता है, ये तो 1526 ईस्वी का वो दिन था जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, फिर द्वितीय हुआ, फिर उसके बाद भी युद्ध चलते रहे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? कई बार पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ लड़ा गया युद्ध था, इन दोनों के बीच लड़ा था। आगे हम चलते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसने लड़ा और किसकी विजय हुई? इनके पर्टिकुलरली 3 क्वेश्चन अभी आपने देखे, तो लड़ा तो ये गया था आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब आप इतना याद रख लीजिए, ए बी सी डी में बी पहले आता है ना, तो बी जो है पहले आएगा तो वही जीतेगा। पहले बी आएगा फिर ई आएगा, तो इब्राहिम लोदी के लिए ई प्रयोग होगा और बाबर के लिए बी प्रयोग होगा। तो आपको याद रखना है बी ने विजय किया है, क्योंकि बी आगे आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बाबर जीतेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसने दिल्ली की खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर में बनवाई थी? दोस्तों दिल्ली की खगोलीय वेधशाला जो जंतर मंतर में बनवाई थी, वो बनवाई थी जय सिंह ने। आपको पता होगा जय सिंह द्वितीय जो थे, उन्होंने ये बनवाई थी। आगे चलते हैं। पंडवानी नृत्य नाट्य का प्रचलन किस राज्य में है? दोस्तों नृत्य और नाट्य जो जहां भी आते हैं, गायन जहां भी आता है, वो आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन होते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पंडवानी जो नृत्य है उसकी जो प्रचलन है वो एक राज्य में, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं और वहां अभी भाजपा की सरकार है। उसके बाद अभी इलेक्शन आएंगे, जब राजस्थान के इलेक्शन आएंगे, मध्य प्रदेश के इलेक्शन आएंगे, तो 4 राज्यों के इलेक्शन एक साथ होते थे, लेकिन इस बार 3 के ही होंगे, क्योंकि दिल्ली जो है 1 साल पीछे चला गया है। आपको पता होगा इलेक्शन डिले होने के कारण से, नहीं तो पहले दिल्ली का भी इसी समय पे होता था। तो इस वजह से इस बार 3 ही राज्यों के इलेक्शन होंगे। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह है, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों ही स्टेट में भाजपा की सरकारें हैं। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़, ये प्रश्न का आंसर अपने दे दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? दोस्तों आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध हमने 1526 में कर लिया है। अब 26 में अपन क्या जोड़ेंगे,
26 से डायरेक्ट अपन क्या करेंगे 56 कर देंगे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है वो 1556 में हुआ है। आपको ध्यान होना चाहिए, पहला 1526 में, दूसरा 56 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया? पहले युद्ध के बारे में हमने बात की थी। पहला युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बी पहले आता है तो बाबर जी जीत गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो हुआ था हिंदू शासक हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है, हिंदू शासक जो थे उनका नाम था हेमू और मुगल शासक जो थे उनका नाम था अकबर। वैसे ये सारे प्रश्न आपको याद होंगे, कई बार पढ़ लिए होंगे। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? तो दोस्तों पानीपत के दूसरे युद्ध में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो पहले युद्ध में लगा था, क्योंकि वहां पे पहले बी पहले आ रहा था तो बी की विजय कर दी। यहाँ पर ए और एच है, क्योंकि हेमू तो एच से डिनोट करेंगे और अकबर को ए से डिनोट करेंगे। तो ए पहले आ रहा है तो ए जीतेगा, तो यहाँ पे विजय हुई थी अकबर की। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताते रहिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था मराठा सेना और अफगानों के बीच। मराठा सेना थी और अफगानों की सेना थी, उनके बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न अपना आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब शुरू हुआ? दोस्तों तीसरा युद्ध जो शुरू हुआ इसके बारे में दो रूमर्स भी हैं, हकीकत है या नहीं है उसके बारे में अलग बात है, लेकिन जो कंसेप्चुअल यूपीएससी मानती वो मानती है 1761 में इसका हुआ था। कई किताबों में ऐसा वर्णन भी है कि इसकी जो एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछी हुई है। तो एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो थी 14 जनवरी 1761। आपको याद रखना है 14 जनवरी 1761। इसमें तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ, इस पे कई सारे प्रश्न बने हैं, आप देख रहे हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी विजय होगी? वही फॉर्मूला लगेगा जो वहां लग रहा है। पहले बाबर और इसके इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ तो बाबर जीत गया। फिर अपने पास आया कौन आया? अपने पास आते हैं हेमू कालानी और मुगल शासक अकबर। जब हेमू कालानी और मुगल शासक अकबर दोगे तो यहाँ पर एच आता है हेमू का, अकबर का ए आता है, तो अकबर जी जीत गए। और उसके बाद पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था अफगान सेनाओं के बीच में और मराठा सेनाओं के बीच में। तो अगेन अफगान इज डिनोट बाय ए, मराठा इज डिनोट बाय एम। तो अफगान जो है जीत जाएंगे। तो यहाँ पे जीतेंगे कौन? अफगान। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? भूलना मत। इंसानों द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, यानी इंसान के द्वारा जो पहली धातु प्रयुक्त की गई थी वो थी तांबा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तांबा को Cu से डिनोट करते हैं, कॉपर भी से कहा जाता है। Cu जो है एक लैटिन नेम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो Cu जो है वो आपको वहां पे दिख जाएगा, और ये धातु और अधातु के बीच में अंतर करती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो SN Pb वगैरह जो होती है उसके आगे कार्बन चला जाता है। CSI Pb को अपन प्लम्बस कहते हैं। ऊपर की जो धातुएं होती है वो सारी अधातुएं होती है, और ऊपर के जो तत्व होते हैं, सॉरी धातु नहीं होती, तो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। नीचे के जो तत्व होते हैं सारे धातु होते हैं। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। जो अंत का आता है जिसमें आता है हीलियम आती है, नियोन आती है, आर्गन आती है, ये सब अक्रिय गैस है, इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा साइंस का जानकारी आपको होना चाहिए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार गलतियां अपन ने की है। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? जीवित प्राणी लिखा है। लोग यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पे जो है टिक लगा देते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले चांद पे गए थे, फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। किसने रखा था? वो नील ने रखा था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। लेकिन जीवित प्राणी अगर पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है ये कोई मनुष्य नहीं था, एक कुतिया को भेजा गया था। और जब कुतिया अंतरिक्ष में गई थी तो वहां पे टेस्ट किया था, अगर मान लीजिए कि इंसान को भेज दे वहां जाके कोई ब्लास्ट हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाए, इसलिए फॉर टेस्ट पर्पज के लिए कुतिया को भेजा गया था। इस कुतिया का नाम था लाइका। कई किताबों में लुसिया भी लिखा हुआ है, तो आपको सही नाम याद रखना है। सही नाम इसका लाइका नामक की कुतिया को सबसे पहले भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? चांद पर भेजा गया था। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव निम्न में से किस राज्य से हुआ? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सीमांध्र प्रदेश जो होता है उससे ये हुआ है। आगे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न आता है, सुप्रसिद्ध रमटेक मठ स्थित है। दोस्तों ये रमटेक मठ जो है बहुत ही फेमस है, लोग देखने भी जाते हैं। ये सिक्किम में है, बहुत बढ़िया ये मठ माना जाता है। आगे चलते हैं। किस राज्य की जनजाति में कालबेलिया नृत्य का प्रचलन है? आप सभी को पता होगा कालबेलिया नृत्य का प्रचलन राजस्थान में ही है। और
ये जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। तो राजस्थान में अलग अलग जनजातियां पाई जाती है। गरासिया जनजाति है, मीणा जनजाति है। तो ये जो नृत्य है ये भी यहीं का फेमस है। निम्न में से निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन रिक्वायर्ड क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन से मैं आपको बताऊंगा। पनामा खाड़ी जो है कंबोलिया से संबंध नहीं रखती है। आपको ये ध्यान रखना है, पनामा खाड़ी एक अलग जगह पे है, कंबोलिया अलग जगह पे है। किस महापुरुष को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक ऐसे पुरुष हुए हैं, उनका नाम है गौतम बुद्ध। उन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, और उनके फॉलोवर्स जो हैं पूरी दुनिया में हैं, लेकिन एशिया में सबसे ज्यादा हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा इनके फॉलोवर हैं और यहाँ पर इनको जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। आगे चले, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? दोस्तों अपने महल में सोने की जंजीर अगर लगाई थी न्याय के लिए, तो उस शासक का नाम था जहांगीर। तो आपको ध्यान रख लेना है, जंजीर जहांगीर। समझ में आ जाएगा ना? केरल में नदी पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी सी नाव को क्या कहलाती? यानी मतलब बेसिकली ऐसा है, वहां तैरने के लिए नाव चलानी पड़ती है। उस नाव का एक स्पेसिफिक नाम है, उस नाव को कहा जाता है वल्लम। क्या कहा जाता है? वल्लम। आपको ये ध्यान रखना है। आगे अपना आता है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, आपको पता होगा। आगे चलते हैं, भारत केंद्र सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जीव का नाम है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को केंद्र सरकार ने जलीय जीव घोषित किया है, राष्ट्रीय जलीय जीव ये है। याद कर लेना, ये नया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्योटो समझौता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? दोस्तों क्योटो समझौता जो है वो ग्रीन हाउस गैसें जो है उनके उत्सर्जन को नियंत्रण से संबंधित है। आपको मैं बताऊं, ग्रीन हाउस गैसें जो उनको कहा जाता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उत्पादित गैसें हैं, आपके एसी से निकलने वाली गैसें हैं, आपके फ्रीज से निकलने वाली गैसें हैं। तो ये जितनी गैसें विकसित प्रदेश है, विकसित देश है, वहां से ज्यादा निकलती है। और हमारे इंडिया में भी जहां जहां विकसित सिटी है वहां से ज्यादा निकलती है। तो इनके नियंत्रण के लिए एक बेसिकली इसका समझौता किया है, क्योटो समझौता इसको कहा जाता है। और इससे क्यों किया गया, इसका रीजन सुनिए। क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगर बाय द वे ओजोन परत धीरे धीरे समाप्त हो गई तो फिर क्या होगा कि सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, डायरेक्ट धरती पे गिरेगी और वो मनुष्य को ज्यादा नुकसान देगी। तो अच्छा ये होगा कि एसी का उपयोग कम करके इनको जो है कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। ये आपके पीसीएस एग्जाम के 50 प्रश्न थे जो पिछले 30 सालों में बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप एक भी प्रश्न को ऐसा नहीं बता सकते कि सर ये नहीं आया है या आपने किसी एग्जाम में नहीं देखा होगा। देखा है ना, आप खुद भी जानते हैं, मानते भी हैं। तो इन प्रश्नों को आप रट लें, पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इनको ना छोड़े। कई बार एजिटी आ जाते हैं, हो सकता है किसी एग्जाम 25 क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाए, हो भी सकता है क्योंकि हो भी चुका है। कई बार 2 प्रश्न आ जाते हैं, कई बार 5 प्रश्न आ जाते हैं। तो जितने भी मिनट का ये वीडियो है उस हिसाब से काफी बेनिफिशियल है। आप ऐसे वीडियो को ना छोड़ें और इनको बार बार देखते रहें, रटते रहें, लिख लीजिए भले आप चाहें तो। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। थैंक यू एक बार फिर से, धन्यवाद।